नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमेशा से खास करके 2025 से जनवरी जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ये लगातार पॉपुलर शब्द है और लगातार चर्चा में रहा है। वैसे तो इसका पूरा नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मतलब होता है उसका सिंपल सा मतलब यही है कि अमेरिका को जो पुराना अमेरिका था या यूं कहें कि जो बहुत ही पॉपुलर अमेरिका हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अपनी साख जो है उसको खो चुका था और वही साख को अपने वापस करने के लिए या अपनी पावर को वापस करने के लिए जो बात की जा रही थी यहाँ पर उसको ही कहा गया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब हम इसको समझते हैं, दो तीन तरीके से पार्ट में डिवाइड करेंगे और आराम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे कि अमेरिका ग्रेट हुआ या और सिरदर्दी बढ़ा हम लोगों के बीच में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का लोकेशन कहाँ पे है। अगर हम ऐसे ही मान लें मैप के थ्रू, क्योंकि मैप का इसमें काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा मैप को लेकर ही समझते चलेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। अगर हम इस पे मान लें अमेरिका है, इसको भी जानना जरूरी है, ग्रीनलैंड है क्योंकि अभी टॉपिक में ये भी आएगा। तो अगर इसको हम मान लें कि ये अमेरिका है तो अब हम लोग समझते हैं कि कुछ बड़े नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रसिया हो गया, इधर यूरोप के कुछ देश ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस इटली और एक देश स्वीडन, कुछ बड़े नाम जिनको हमको लिखना पड़ेगा। इधर चीन हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इधर अफ्रीका के सभी देश। इधर भी दो तीन देश, जैसे एक मान लीजिए वेनेजुएला हो गया क्योंकि सबको कवर करना पड़ेगा। इधर एक क्यूबा हो गया। तो ये सारे देश जो हैं इनको हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। अब समझिए हुआ क्या। तो मई जून में चुनाव हुआ अमेरिका में और जनवरी में मान लीजिए कि हम लोग मोटे तौर पर देखते हैं 1 जनवरी से, मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को ट्रंप सत्ता में आए। पूरी तरीके से ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने अपना काम करना चालू किया। तो उनकी जो पॉलिसी थी वो उनकी पॉलिसी ही थी मागा, इसको कह सकते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से मजबूत बनाया जाए। अब हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ। तो कई चीजें एक साथ हम लेकर चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक ले लेते हैं यूएसएसआर या रूस मान लेते हैं। रूस का फैक्टर एक हो गया, इसमें रूस और चीन दोनों लिख सकते हैं। एक दूसरा फैक्टर अगर हम लेंगे तो टैरिफ, और एक हम तीसरा अगर फैक्टर लेंगे इसमें तो वो आएगा नेटो। हमको इन्हीं तीनों पर बात करनी है। तो इतना अगर समझ में आया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या हुआ था। अब हम लोग एक एक चीजों को लेकर बात करेंगे, रूस चीन टैरिफ और जो नेटो है, इनको तीनों को लेकर साथ में बात करते हैं। तो हम अमेरिका को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, उसके पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। अब ये मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका हो गया पूरा, इसमें ये हो गया यूएसए। अब क्या हुआ कि जब ट्रंप आए तो इन्होंने सबसे पहले अवैध प्रवासी जो थे, अवैध रूप से जो अमेरिका में आकर बसे थे, उनके ऊपर बैन लगाना चालू किया। तो मतलब अवैध प्रवासी पर रोक।
अवैध प्रवासी पर रोक लगाया गया तो कई देश ऐसे थे जिसमें इंडिया भी था, लेकिन इंडिया के ज्यादातर लोग यहाँ पर अपने कागज पूरा दुरुस्त करा के जाते हैं अच्छे से, लेकिन कुछ देश जो इनके पड़ोस में थे, क्योंकि कनाडा से इनकी डील ही है कि कोई अगर कनाडा में है तो वो अमेरिका आ सकता है, और कोई अमेरिका में है तो कनाडा जा सकता है। तो यहाँ पर एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है, वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे वो किसी न किसी तरीके से अमेरिकन बॉर्डर में घुस जाते थे और वहां पर काम करते थे और अपना जीवन वहीं पर अपना गुजारा करते थे। तो अमेरिका में शहर भी है, कई शहर ऐसे बसाए गए हैं जहां पर जाकर दूसरे लोग रह सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतना समझना है कि जब ये पॉलिसी बनाई गई अवैध प्रवासी के लिए, जब ये पॉलिसी बनाई गई तो इसमें मैक्सिको के लोग जो थे वहां पर वो जाना बंद कर दिए। तो सबसे पहले देश गुस्सा हुआ इनसे मैक्सिको। चलिए ठीक है, मैक्सिको को मान लीजिए गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई और मैक्सिको के जो लोग थे जो अमेरिका में जाते थे अब वो जाना बंद कर दिए। दूसरी बात, उसी समय ट्रंप ने जो वहां के कनाडा के उस टाइम के पीएम थे ट्रूडो, तो क्या किया कि इन्होंने ट्रूडो को अपने यहाँ का गवर्नर बोलना चालू कर दिया। इनको गवर्नर। अब गवर्नर का मतलब ये होता है सिंपल सा कि ये पूरा जो देश है इसी का एक राज्य है, एक कनाडा। मतलब कनाडा अपने आप में तो पूरा देश है, लेकिन अगर ट्रंप कहने लगेंगे कि जो ट्रूडो है वो हमारे गवर्नर है, तो गवर्नर का मतलब ये हो गया कि पूरा जो कनाडा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कंट्रोल में है, और वहां पर से एक कोई व्यक्ति जाकर, ट्रूडो नाम का कोई व्यक्ति है, वो जाकर पूरे कनाडा पर अपना शासन कर रहा है। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो कनाडा है वो अमेरिका के ही पक्ष में है, या अमेरिका का ही एक स्टेट है, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं। तो सभी ये लोग बोलने लगे कि जो +1 किया, और जो कनाडा को बोलने लगे कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा है, और वो 91वां जो है स्टेट वो कनाडा है। ये बड़ी बात थी। ये बात सामने आई जब तो जो कनाडा के लोग थे ये गुस्सा हुए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर कि आप कोई स्टेटमेंट दीजिए, या ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, या ऐसे लोगों से आप दूर करके किसी तरीके से इनसे बात कीजिए। तो इनसे दो देश गुस्सा हुए, पहला मैक्सिको, दूसरा कनाडा। पहले के गुस्सा होने का कारण था अवैध प्रवास, और दूसरे के गुस्सा होने के कारण था जो वहां के प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको गवर्नर बोला जाने लगा। गवर्नर का मतलब हो गया एक तरीके से कि जो शासन सत्ता है वो ट्रंप ही संभाल रहे हैं, सिर्फ उनको बोला गया है कि आप जाकर वहां पर रहिए और इसको देखिए। तो इनडायरेक्ट वहां पर ये कहा गया कि जो पीएम है या वहां के जो हेड हैं वो ट्रंप ही हैं। तो ये बात जब कोई अलग देश बना के रहता है तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो वो बड़ी बात मानी जाती है उनके लिए, कि अगर ऐसी कोई बात बोली गई है तो ये बात सरासर पहली बार तो गलत है, क्योंकि उनके जो अपने लोग हैं जिनका अपना राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र के साथ उनका जो देशभक्ति है उस पर उनकी समस्या होती है। तो एक बात ये हो गई कि मैक्सिको और कनाडा दो देश इनसे गुस्सा हुए। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इनसे कौन कौन से देश और गुस्सा हुए। फिर क्या किया, अब मान लीजिए ये यूएस से हो गया, इन्होंने अब चालू किया। अगर अब इनको हम दो तरीके से देखते हैं, एक देखते हैं रूस फैक्टर और चीन। अब रूस और चीन फैक्टर देखने के लिए सिर्फ आप ये समझिए कि जो जो देश साम्यवाद या समाजवाद में है, साम्यवाद या समाजवादी जो देश हैं उनके ऊपर ट्रंप ने किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चालू किया। जैसे रूस, चीन, वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान को भी आप मान सकते हैं, भले साम्यवादी नहीं है लेकिन आप उनको मान सकते हैं, इसी में रख सकते हैं, इनके ग्रुप में ही।
रूस और चीन के सपोर्टिंग ग्रुप में इनको रख सकते हैं। सूडान और आप सीरिया, गाजा, ये देश वैसे हैं जो शुरू से ही किसी भी तरीके से अमेरिका से खुश नहीं है। ये अमेरिका से इनकी जो प्रतिद्वंदिता है वो हमेशा से बनी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये देश इनसे गुस्सा हुए हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ये देखा गया है कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों से जो टेंशन है, जो तनाव है, वो लगातार और बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ है। तो अगर रूस और चीन फैक्टर में हम देखेंगे तो जो ये बड़े देश हैं जिनका मैंने नाम लिखा है, ये लोग इन लोगों से जो अमेरिका की प्रतिद्वंदिता है या जो तनाव है वो और बढ़ा है। रूस प्लस लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। अमेरिका और रूस प्लस जो देश हैं उनके साथ अमेरिका का जो तनाव है वो बढ़ा, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं युद्ध, चीन का युद्ध आप मान लीजिए ताइवान के साथ बना हुआ है। रूस का युद्ध अगर आप मानेंगे तो रूस का युद्ध आप मान लीजिए चल ही रहा है यूक्रेन के साथ में, और जो भी देश हैं उनके साथ में चल ही रहा है। और आप देख लीजिए वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मदुरो, उनको उठा के ही ले गए अपने देश में। क्यूबा से 1962 से ही या उसके पहले से ही 1950 से ही अमेरिका की अपनी जो बात है वो नहीं बन रही थी, लगातार उनसे कोई ना कोई मैटर चलता ही रहता है। उसके बाद में वहां पर मिसाइल संकट हुआ, एक बड़ी बात हो गई थी, उसमें भी अमेरिका को माना गया कि अमेरिका इन लोगों को पसंद नहीं करता है। तो दो बात हो गई कि जो उनके पड़ोसी देश थे, पड़ोसी देश कौन से, मैक्सिको और कनाडा, अमेरिका से ये दोनों गुस्सा। फिर अब और नाम जुड़ा इसमें रूस प्लस। अब रूस प्लस में कौन कौन से आ गए, चाइना, क्यूबा, ईरान, ये जितने भी देश हैं इनको आप जितने भी लिखना चाहेंगे आप उसमें लिख सकते हैं। जो आज टेंशन के जितने भी देश हैं जिसमें टेंशन बने हुए हैं इनको आप सबको इसमें लिख सकते हैं। फिर जब थोड़ी सी और बात बढ़ी तो हमारा मेन टॉपिक आया टैरिफ। टैरिफ लगाया। अमेरिका ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका ने जितने भी देशों के साथ उनका व्यापार होता था, सभी देशों के साथ, सभी देशों पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ का सिंपल सा मतलब आप इतना समझिए, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए भारत है, इन्होंने अमेरिका से अगर व्यापार किया और अमेरिका के ऊपर उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है, और अमेरिका अभी तक भारत के ऊपर 20% टैरिफ लगा के रखता था, तो अब अमेरिका भी भारत वाले के ऊपर 50% ही टैरिफ लगाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां का टैरिफ छोड़ देगा। अब इसमें एक टेक्निकल बात है जो हम लोगों को समझना चाहिए। ये बात इतनी आसान भाषा में नहीं समझी जा सकती है। इसको समझिए आप इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए ये हो गया अमेरिका, इन्होंने टैरिफ लगाई भारत के ऊपर। अब भारत से जाता है कपड़ा, मान लीजिए भारत से कपड़ा बना और यहाँ पर आया। पहले जो कपड़ा 100 रुपए में आता था, अमेरिका ने उस पर मान लीजिए 25% टैरिफ लगा दिया। अब वो कपड़ा अमेरिका में आके बिकेगा 125 रुपए में। पहले जो कपड़ा भारत से बन के जाके अमेरिका में बिकता था 100 रुपए में, अब वही कपड़ा अमेरिका में जाके बिकेगा 125 रुपए में। तो क्या कहा जाएगा कि इससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ, क्योंकि अमेरिका की जनता जो वहां का कपड़ा खरीद रही है उसको ही तो ज्यादा दाम में मिल रहा है ये कपड़ा। जो कपड़ा अमेरिका की जनता पहले 100 रुपए में खरीद सकती थी, अब वही कपड़ा अमेरिका को 125 रुपए में मिलेगा। तो इससे अमेरिका की जनता को क्या फायदा हुआ। ऐसे में तो ट्रंप को सत्ता से हम निकाल देंगे ना, फिर ये बोलेंगे कि आप सत्ता से बाहर जाइए। मोदी जी अपने यहाँ के लिए काम करें और अपने यहाँ ही बोले आके कि जो है मैं अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका जो सामान यहाँ पे 100 रुपए में बेचता है वो अब अपने यहाँ 500 में बिकेगा। तो इससे अपना ही तो घाटा हुआ। जैसे मैं हूं, मैं कोई चीज पहले 100 रुपए में खरीद के लाता था, अब वही चीज मैं 125 रुपए में खरीद के लाऊंगा, तो घाटा इनडायरेक्ट मेरा ही तो है। लेकिन ट्रंप ने इसमें कुछ शर्त रख दी। ट्रंप ने इसमें सबसे पहले कहा कि मैं टैरिफ तो लगाऊंगा,
मैं टैरिफ तो लगाऊंगा, लेकिन एक चीज और भी करूंगा साथ में, जो इनकम टैक्स है आप लोगों का वो कम कर दूंगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते थे और उसमें से आप 10% टैक्स दे देते थे, 10 क्या 20 30%, मान लीजिए 20% मानते हैं हम लोग, 20% टैक्स दे देते थे, तो हम लोगों के पास बचता था 80 रुपया। अब इसको आप डॉलर में ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, उधर सामान भी आ रहा है, आप 80 रुपया मतलब 20 रुपये आप यहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं अमेरिकी सरकार को। इधर से जो सामान 100 रुपये में आ रहा था अब 125 में आने लगा, आप यहाँ पर भी 25 रुपये ज्यादा देने लगे, तब तो आपको 45 रुपये देना पड़ गया ना। 45 रुपया महंगा सामान आप खरीद रहे हैं, जो चीज आपको 100 रुपये में पूरी हो जा रही थी, अब आप 145 रुपये में रखेंगे तब आपका पूरा सिस्टम, या 125 रुपये रखेंगे तब आपका पूरा सिस्टम बनेगा जाके। तो इसको अमेरिका ने या ट्रंप ने कहा कि मैं आप लोगों के इनकम पे जो टैरिफ है या इनकम टैक्स जो है इसको मैं खत्म कर दूंगा या कम कर दूंगा। तो जो यहाँ पर 100 रुपये आप लोगों से लिए जाते थे, अब 100 रुपये में जो 100 रुपये में आपसे 20% लिए जाते थे, अब इसको मैं 5% कर दूंगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हर जगह अलग अलग सिस्टम था इसका। तो अगर मैं 5% अब आपसे लूंगा तो आपका जो 100 रुपये आप कमाते थे, अब आपको उसमें से 95 बचने लगा, जो पहले 80 रुपये बचता था। लेकिन मैं बाहर से जो सामान आ रहा है जो 100 रुपये का आता था अब 125 ले लूंगा, तो मेरा जो राष्ट्रीय कोष है, जो मेरा फुल रहना चाहिए या उसमें पैसा रहना चाहिए राष्ट्रीय कोष, उसमें पैसा उतना ही आएगा। मैं अपनी जनता से, आम जनता से टैक्स ना लेकर बाहर से जो सामान आ रहा है मैं उससे टैक्स ले लूंगा। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि मैं कोई सामान पहले 100 रुपये कमाता था, 20 रुपये सरकार को दे देता था और 80 रुपये में अपना पूरा सामान खरीदता था। फिर क्या हुआ, कोई सरकार आई और उन्होंने क्या किया, जो सामान मैं 80 रुपये में खरीद लेता था उसको बोला नहीं अब ये 125 रुपये की बिकेगी, तो मेरे पास तो पैसा बचेगा नहीं अब। तो मैंने क्या, तो सरकार ने ही दोबारा कहा कि आप जो मुझे 20 रुपये देते थे अब आप वो 20 रुपये मुझे मत दीजिएगा, उसको मैं बाहर से जो सामान लेकर आऊंगा, जो सामान आप लोगों के पास जाएगा उसमें से जो फालतू पैसा है, जो 100 रुपये का सामान मैंने 120 किया है उसमें उसको मैं 100 रुपये का ही बिचवाऊंगा और 25 रुपये या 20 रुपये अपने पास रख लूंगा। ये बात हुई थी। तो इसीलिए वहां की जनता ने टैरिफ का इतना विरोध नहीं किया जितना लोग सोच रहे थे, क्योंकि अगर अमेरिका में ही अमेरिकी सामान जा रहा है और वो बिक रहा है और वो महंगा हो रहा है तो उसका तो विरोध करना चाहिए था। जैसे अमेरिका है, भारत से सामान गया, 100 रुपये में सामान जा रहा था, 125 रुपये में सामान जाने लगा, अब तो इसका विरोध अमेरिकन को करना चाहिए ना, क्योंकि अमेरिका की आम जनता जो है जिसको वही सामान 100 रुपये मिल रहा था अब 125 रुपये में मिल रहा है, तो अमेरिका को तो इस पर पूरा विरोध करना चाहिए था। लेकिन अमेरिकन इस बात से खुश थे कि चलो जो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था पहले इनकम पर, अपने जो टैक्स देना पड़ रहा था, जो 20% या 10% था देना पड़ रहा था मुझे, अब वो घटा के 2 या 3% कर दिया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं मेरा इधर तो फायदा हो गया। मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हैं तो 1,000 रुपए में से अब सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए ही कटेंगे, जो पहले 100 रुपए कट जाते थे, उधर तो मेरा बच गया। तो डायरेक्ट यही बात थी, इसीलिए अमेरिकन ने टैरिफ का ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन अब इससे क्या हुआ, अमेरिका को कौन सा नुकसान हुआ? फिर अमेरिका के लोग तो खुश थे लेकिन उनको कुछ तो नुकसान हुआ। तो जो अमेरिकन थे, इन्होंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया जो इनकी हर जगह मदद करते थे, जैसे ब्रिटेन, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब इन देशों से जो सामान बन के अमेरिका जा रहा था अब वो महंगा हो गया, तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने अपना सामान बेचना कम कर दिया। अब जब सामान ये लोग बेचना कम कर देंगे या भेजना कम कर देंगे तो इनके यहाँ जो फैक्ट्री लगाई गई है, फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको ज्यादा काम नहीं मिलेगा, तो उनको निकाला जाने लगेगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं अपने यहाँ पे 100 लेबर मेरे यहाँ काम करते हैं क्योंकि मुझे 100 लेबर की जरूरत थी। यहाँ पे सामान जाता था, ये मान लीजिए यूएस से हो गया, यहाँ पर सामान जाता था, सामान का दाम बढ़ के हो गया 125 रुपये, तो यहाँ पर सामान कम खरीदा जाने लगा क्योंकि पहले 100 रुपये में मिलता था, वही सामान 125 में मिलने लगा। तो यहाँ पर वो सामान का दाम जब बढ़ा तो सामान लोगों ने खरीदना कम कर दिया। अब पहले इसको ज्यादा खरीदते थे, अब कम कर दिया।
अच्छा, जब सामान खरीदना इन्होंने कम कर दिया, तब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे लोग काम करते थे, फिर यहाँ पे 100 लोगों की जरूरत थी। अब जब सामान ही कम बनने लगा तो इसको घटा के कर दिया गया 80 लोग। अब जब 80 लोग कर दिया गया तो 20 लोग बेरोजगार हो गए। पहली समस्या। दूसरी समस्या, जो सामान यहाँ पर जाता था तो जब ये लोग यहाँ से भेजते थे तब यहाँ पर भी सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स मिलता था, क्योंकि जब सामान ज्यादा बिक रहा है, बन रहा है, जाएगा तो उसके बाद में जब पूंजी ज्यादा होगी तो सरकार को भी टैक्स मिलता था, क्योंकि अब ज्यादा सामान खरीदोगे तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा आय आएगी तो ज्यादा आय आएगी तो इनकम टैक्स मिलता था, वो भी कम हुआ। ये डिजास्टर हुआ एक तरीके से पूरे विश्व के लिए, जो अमेरिका ने टैरिफ वार लगाया। ये एक बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सभी देश जो थे ये इनसे नाराज होने लगे। अब यहां तक भी ठीक था कि चलो सब देशों ने आपस में डील करना चालू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा गेम समझते हैं कि यूएसए को कर दिया गया साइड, आप रहिए दूर। यहाँ पे मान लीजिए हो गया पूरा यूरोप, चीन, भारत, इन लोगों ने आपस में डील कर ली कि जो सामान यहाँ पे जाता था अब यहाँ पे आएगा उतने ही दाम में, कम दाम में वही सामान यहाँ पर बिकेगा। मतलब यूरोप, भारत, चीन वालों ने आपस में ही डील कर ली। और रूस को भी जोड़ सकते हैं, कई और देश हैं जो छोटे छोटे, या यहाँ पर आप जापान को जोड़ लीजिए, कोरिया को जोड़ लीजिए, इन लोगों ने भी आपस में सबने मिलकर डील कर ली कि जो सामान पहले यहाँ भेजा जाता था कम दाम में, अब हम आपस में ही इस सामान को यहाँ पर खरीदेंगे या बेचेंगे। अमेरिका से ज्यादा मतलब ही नहीं रहेगा सामान के बारे में। जब ये बात सामने आई कि ऐसी कोई घटना होगी, तब यूरोप ने भारत के साथ साइन की मदर ऑफ ऑल डील। अब मदर ऑफ ऑल डील का मतलब यही था कि इसमें बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो भारत में आएंगी कम दाम पे। इसके पीछे दूसरा भी लॉजिक है कि कम दाम में तब आएंगी जब भारत के बाहर से आएंगी, अगर भारत में ही बनेगी तो उसका दाम कम नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बाद में। अब एक और टॉपिक समझते हैं, जो लास्ट वाला बचा था, नेटो। नेटो की स्थापना मान लीजिए, मैं ऐसे ही 1946 में हुई थी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, 46, 47, 1950 मानते हैं कि जब नेटो ने सही से काम करना चालू किया। 1946, 47, 48 तक बना, 49 में काम करना चालू किया, फिर 50 से पूरी तरीके से काम करना चालू किया। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, इसका मतलब यही है, इस टाइम इसमें 31 देश हैं, स्वीडन और फिनलैंड लास्ट में इसमें बढ़ा, जिनको इनको माना जाता है वो न्यूट्रल कंट्री थे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रसिया के डर की वजह से ये भी नेटो में शामिल हो गए। तो इसमें जो आर्टिकल 5 है यही कहता है कि अगर किसी एक पे हमला तो सब पे हमला। अब किसी एक पर हमला तो सब पर हमला का मतलब यही हुआ कि अगर मान लीजिए, कई देशों के नाम मैं आप लोगों को बता सकता हूं नेटो में शामिल कई देश, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग और आप पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जितने भी उधर के देश हैं, ब्रिटेन, और कई देश जो रूस के बॉर्डर से सटे थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसमें नॉर्वे नहीं है, स्वीडन, फिनलैंड भी उसमें आ गया, पोलैंड है, हंगरी है, जितने भी देश हैं ये सब एक तरीके से शामिल हो गए हैं नेटो में। अब एक देश का नाम याद रखिएगा, डेनमार्क। खेल यहीं पर हुआ। अब जब सारे देशों ने मिलकर ये कसम खाई थी कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, तो जैसे मान लीजिए ये अमेरिका हो गया यहां पर, और इसी के बगल है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड डेनिश साम्राज्य का हिस्सा था। डेनिश साम्राज्य है यूरोप में, जिसको आज कहते हैं डेनमार्क। डेनमार्क के लोग यहां पर जाते थे और यहां पर इनका साम्राज्य था, और यहीं से सत्ता चलाते हैं। यहां पर एक गवर्नर रहता है, बाकी पूरी सत्ता यहीं से चलाई जाती है, डेनमार्क की। ट्रंप ने कहा, जब मदुरो को अपने यहां उठाया था, जब वेनेजुएला के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो मदुरो थे, जब इनको उठाया था तो उसी टाइम ट्रंप ने एक बयान और दिया था कि अब मेरा नंबर
मैं ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका और रूस या चाइना में से कोई आकर मेरे बगल बैठे। बेवकूफी भरा स्टेटमेंट था पूरा ये, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहीं पर है अलास्का बगल, और अलास्का के थोड़ी ही दूर पर 4 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंतर पर ही रसिया और अमेरिका का बॉर्डर पड़ता है। ये स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि यहां पर पाए जाते हैं कुछ मिनरल्स या कुछ ऐसे ईंधन जिनका उपयोग 21वीं सदी में किया जाएगा। 21, जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, लिथियम बैटरी में पड़ता है, और आज का जो युग है वो अब बैटरी का या इलेक्ट्रिक का युग आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर माना गया कि ज्यादा मिनरल्स के भंडार हैं, इसलिए इनको कब्जा करने के लिए ट्रंप ने ये बयान दे दिया। अब ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड था डेनमार्क का, डेनमार्क शामिल है नेटो में, नेटो में, और नेटो के साथ एक और है, एक मान लीजिए नेटो हो गया, और एक है ईयू या यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ट्रेड के संबंध में जितना काम होता है साथ में करते हैं, और इन दोनों को एक में मान सकते थे हम, लेकिन फिर ट्रंप का बयान आया तो ये देखा गया कि यूरोपीय यूनियन जो थे ये एक साथ हो गए सब, जिसमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, ये लोग एक साथ आकर ये कहने लगे कि अगर ट्रंप ने किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहा या ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लिया, तो हम लोग मिलके अमेरिका के विपक्ष में लड़ाई करेंगे या उनके सामने आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि यूएसए के सामने अगर सारे देश मिलकर आ गए, तो ऐसा भी नहीं था कि यूएसए को हराया नहीं जा सकता। अगर यूरोप प्लस रसिया और प्लस चाइना, अगर इतने लोग एक साथ मिल गए तो यूएसए को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यूएसए ने किसी भी तरीके से न्यूक्लियर हमला करने का सोचा भी, तो यूरोप के 2 देश, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, रसिया, चाइना, फिर आप और भी देश का नाम आएगा उसमें, नॉर्थ कोरिया, मौका देख के पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटता इन सब मैटर में, वो भी आएगा। तो ये सब लोग मिलके फिर यूएसए के ऊपर हमला कर सकते थे। इन सब मैटर को देखकर यूएसए वहां पर बैक हुआ, मतलब ग्रीनलैंड का जो मैटर था उससे बैक हुआ। बड़ी स्टेटमेंट है ये, बड़ी बात है कि उसी देश को जिसकी आपने सिक्योरिटी या जिसकी आपने रक्षा करने की कसम खाई हो, आप उसी को बोल दो कि मैं उसी का जो एक हिस्सा है उसको अपने कब्जे में लूंगा। तो अब हम फिर से एक बार पूरे विश्व का मैप बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे कितने ऐसे देश थे जो इनसे नाराज होते चले गए। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे मान ले समझने के लिए, तो यूरोप, कनाडा, मैक्सिको, पूरा यूरोप मान सकते हैं, अफ्रीका, चाइना, और टैरिफ की वजह से जापान, लाओस, कंबोडिया, ताइवान, ये सब जो देश हैं अपने, और इधर जो है कोरिया, उत्तर कोरिया पहले से नाराज था, दक्षिण कोरिया भी हो गया, रूस से नाराजगी थी ही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत से भी रिश्ते कोई बहुत अच्छे हैं नहीं अमेरिका के। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ तब से भारत के साथ भी रिश्ते गड़बड़ हो गए। तो हम ये कह सकते हैं पूरा जोड़ के कि जो ट्रंप या जो अमेरिका है, अमेरिका का जो साख है, एक तरीके से कहा जाए जो पैसे के मामले में है, तो पैसे के मामले में तो अमेरिका मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाई और उससे पैसा कमाया उन्होंने पूरे विश्व से। एक स्टेटमेंट आई थी कि हमने 3 महीने में 800 बिलियन डॉलर हमने पूरे विश्व से टैरिफ लगा के अपने अकाउंट में, अपने अमेरिका के जो अपना उनका देश का अकाउंट है उसमें मैंने रखा है। ये ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि 800 बिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ 3 महीने में कि इतना पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया। कई कई देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई, कई देश अपने यहाँ भी कई ऐसे व्यापार हैं जिन पर उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन साथ में ये भी देखा गया, 2 चीज से समझते हैं अब अमेरिका को। एक समझ लेते हैं अमेरिका, मान लीजिए लिख देते हैं अमेरिका। एक समझ लेते हैं पैसा, पैसे से महान, ऐसे लिख लेते हैं पैसे से महान। और दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, इनका नाम दे देते हैं दूसरा कि साख,
या नैतिकता या विश्वास, इसको समझते हैं इससे महान। तो हम देखेंगे कि पैसे से तो अमेरिका महान हुआ, क्योंकि 800 बिलियन डॉलर तक अमेरिका ने अपने राजकोष में एकत्रित किया, किससे? टैरिफ से। लेकिन जब बात नैतिकता और विश्वास की आई तो अमेरिका ने पूरे विश्व से विश्वास खो दिया। जो कुछ विश्वास उन्होंने बनाया हुआ था लगभग सभी देशों के साथ, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, या अभी मेक्सिको हो, या कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इन जो सभी देश जिनके साथ यूएसए का लगातार अच्छा संबंध रहा था, वो सारा संबंध जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से खराब हो गया। तो अभी तक को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रंप जो हैं उनके आने के बाद में अमेरिका ग्रेट हुआ। ग्रेट का मतलब पैसे से ही नहीं हुआ। अगर ग्रेट का मतलब पर कैपिटा इनकम या पैसे से ही हो गया तो हम देखेंगे कि जो और भी अपने विश्वासी चीज होती है या विश्वास के पात्र जो लोग होते हैं उनको खोना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हारने की निशानी होती है। अगर सभी देशों ने अमेरिका को बाइकाट किया, बाइकाट का मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका को अलग कर दिया, व्यापार कम कर दिया, इनसे आपस में व्यापार करने लगे, या किसी एक और राज्य को या किसी और एक देश को सत्ता के केंद्र में लाकर रख दिया। जैसे मान लीजिए अभी पूरा विश्व जो है वो यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब होता है कि पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व को चलाता है, जो है यूएसए। लेकिन अगर पूरा विश्व जो है विश्व मल्टीपोलर हो जाए, मल्टीपोलर का मतलब ये हुआ कि जिसमें कई ऐसे लोग हो जाएं जो सत्ता में बड़े लेवल पे हो। जैसे यूएसए हो गया एक तरफ, मान लीजिए अमेरिका रूस हो जाए, अगर हम अपने यहाँ बात करें मान लीजिए भारत हो जाए, चीन हो जाए, फ्रांस हो जाए, इटली हो जाए, जो कई ऐसे देश हो जाएंगे तब इसको कहा जाएगा यूनिपोलर, मतलब कई ध्रुवीय या बहुध्रुवीय देश या राष्ट्र। तो इससे क्या होगा, कहीं एक जगह अगर मान लीजिए लड़ाई चल भी रही हो आज की तरह, तो दूसरे जगह आपस में सब व्यापार कर सकें या समझौता कर सकें। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हम लोग कि अमेरिका ने जो काम किया है या जिससे बात हुई है, इसको हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि अमेरिका को ग्रेट बनाने का काम किया गया है। जो मागा था इनका या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ही इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया या ग्रेट बनाने का काम किया। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अमेरिका ने अच्छा पैसा कमाया इससे, और जिसके लिए आज जो विश्व की राजनीति होती है ये सिर्फ लाभ की राजनीति होती है। लाभ की राजनीति में अमेरिका आगे निकल गया, लेकिन नैतिकता और विश्वास की राजनीति में अमेरिका पीछे रह गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका ने पूरे तरीके से इस पर कंट्रोल करके अपने आप को बेहतर बनाया। ये बड़ी अच्छी बात थी जो करनी थी आपसे। एक और बात थी, आज ही के दिन अभी न्यूज आई है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो अमेरिका के साथ वो अपने सैन्य खर्च का 70% अमेरिका को देते थे, आज से वो बंद कर देंगे और वो अपने तरीके से अब अपने यहाँ पूरा सिस्टम सेट करेंगे और चालू करेंगे। ये भी अमेरिका की एक बड़ी हार है, क्योंकि अगर ऐसे एक एक करके उनके विश्वासी जो लोग हैं वो अपने आप में अलग होते जाएंगे तो इससे पूरे विश्व में अमेरिका की जो साख है वो लगातार गिरती जाएगी। तो एक ये भी आज का न्यूज था। इन्हीं सब चीजों को मैंने सोचा था कि आप लोगों से बात की जाए, और भी ऐसी कई बात होंगी, क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ता है, पहले एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद सारी चीजें सेट करनी पड़ती है, फिर वीडियो आती है। आज काफी दिनों बाद एक वीडियो बनाया गया है, ऐसे ही और वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।